नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स पे। तो हमने पिछली 4 क्लासेस के अंदर जूरिस्प्रूडेंस के एटलीस्ट 120 टू 130 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसमें 150 अप्रॉक्स जो है स्टेटमेंट आप लोगों के बने। आई होप आप लोगों को मेरी क्लासेस समझ में आ रही होगी और आप लोग रजिस्टर के अंदर वो सब चीजें नोट कर रहे होंगे जो मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो उसी के कंटिन्यूएंस में हमारी आज की क्लास भी जो है स्टेटमेंट बेस्ड होगी, कंसेप्ट बेस्ड होगी और हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी जो है हमने प्रीवियस डिस्कशन में किया है। किसने बात बोली है? ये इसकी ये थ्योरी रॉस्को पाउंड। बैलेंसिंग ऑफ सोशल इंटरेस्ट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग किसने बात बोली है? रॉस्को पाउंड। मैच द फॉलोइंग। सोशल यूटिलिटेरियनिज्म हमको नहीं पता, लिविंग लॉ हमको पता है, प्रीवियस डिस्कशन में मैंने बताया था आपको। ये एलरिच की थ्योरी है। सोशल इंजीनियरिंग रॉस्को पाउंड। सोशल सॉलिडरिटी डू यू गेट? तो लिविंग लॉ ए का क्या है 4, ए का यहाँ पे 4, बी का 3। सोशल यूटिलिटेरिज्म तो ये आयरिंग। तो ये सोशल यूटिलिटेरियन की जो थ्योरी है वो किसकी है? वो आयरिंग है। तो आप ये लिख लीजिए कि सोशल यूटिलिटेरिज्म की जो थ्योरी किसने दी है? आयरिंग ने। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? डी। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव बिकॉज इट इज मेड बाय पर्सन इन ऑथोरिटी, मेड एज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, मेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, या फिर फॉलोड बाय एवरीबॉडी। अब हम लोग सारे स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। फॉलोड बाय एवरीबॉडी, क्या सब लोग फॉलो कर लेंगे तो क्या लॉ पॉजिटिव लॉ कहलाया जाएगा? बिल्कुल वेग स्टेटमेंट है, नहीं। मेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, हम सभी को पता है जो एनालिटिकल स्कूल है वो साफ साफ खारिज करती है नेचुरल लॉ थ्योरीज को, और जो नेचुरल लॉ थ्योरी है वो किसके पे बेस्ड है? वो डिवाइन लॉ पे बेस्ड है। मेड एज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, मेड एज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। ये स्टेटमेंट देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि हाँ कलेक्टिव विल होगी, और जो भी कलेक्टिव विल के द्वारा कोई भी लॉ बनाया गया है वो पॉजिटिव लॉ होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो कलेक्टिव विल की जब मैं अगर बात करूं तो कलेक्टिव विल में ऐसे बहुत सारे लोग जो होंगे जो मॉरलिटी को भी फॉलो करते होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा? लॉ मेड बाय पर्सन इन ऑथोरिटी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऑस्टिन की डेफिनेशन क्या है कि पॉजिटिव लॉ इज ए लॉ विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। तो यहाँ पे कौन लॉ बनाएगा? एक ऑथोरिटी लॉ बनाएगी, अपने लॉ को ओबे कराने के लिए वो सैंक्शन इंपोज करेगी। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनालिटिकल पॉजिटिविज्म डज नॉट मीन दैट। जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है वो इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा नहीं है? लॉ आर इन द नेचर ऑफ कमांड्स, लॉ एज इट इज एंड एज इट ऑट टू हैव टू बी सेपरेटेड, सर्टेन इनहेरेंट मॉरल क्वालिटीज एंड एसेंशियल फीचर ऑफ लॉ, एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिटिकल इवैल्यूएशन। हम चारों स्टेटमेंट को समझेंगे क्योंकि हमसे पूछा कि एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर पूछा गया एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, ये किसी पर्टिकुलर जुरिस्ट के रिगार्डिंग नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे लॉ आर इन द नेचर ऑफ कमांड, यस लॉ आर इन द नेचर ऑफ कमांड किसने बात बोली है? ये बात बोली है ऑस्टिन ने। लॉ एज इट इज एंड एज इट ऑट टू बी हैव टू बी सेपरेटेड, ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है बेंथम ने। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेंसोरियल जुरिस्प्रूडेंस और दूसरा कौन सा था? एक्सपोजिटोरियल जुरिस्प्रूडेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनका मीनिंग क्या होता है। सर्टेन इनहेरेंट मॉरल क्वालिटीज एंड एसेंशियल फीचर ऑफ लॉ, यहाँ पे मैंने मॉरलिटी की बात करी है, देख ली। पिछले क्वेश्चन में बोला है कि जहाँ पे डिवाइन लॉ मॉरलिटी जो भी है वो एनालिटिकल स्कूल उसको नहीं मानती है। एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब देखिए ये आपको पता है नहीं पता है स्टेटमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता है कि जो स्टेटमेंट सी है वो नहीं है आता एनालिटिकल पॉजिटिविज्म में, तो आपको डी में जाने, डी को देखने की जरूरत नहीं, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। केल्सन्स थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर थ्योरी बिकॉज केल्सन purely discussed jurisprudence only, defined law in accordance with morality and purity, separated law from religion, ethics, sociology and history, और discussion fourth है discussed law purely in term of justice। देखिए जब तक आपको केल्सन की प्योर थ्योरी के बारे में नहीं पता तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। एक छोटा सा स्टेट मैं आपको छोटा सा अंडरस्टैंडिंग करके बताऊंगा कि केल्सन ये कहता है कि केवल वही चीज लॉ है जो कि प्योर नेचर में है। अब प्योर नेचर का मतलब क्या है? कि वो लॉ जो कि किसी भी सोशल साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट से अफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि उसको हिस्ट्री भी अफेक्ट ना करे, उसको सोशल साइंस भी अफेक्ट ना करे, उसको हिस्ट्री भी अफेक्ट ना करे, उसको पॉलिटिकल साइंस भी अफेक्ट ना करे, तो वो चीज लॉ मानी जाएगी। तो इसमें जो स्टेटमेंट हमारा सी, सेपरेटेड लॉ फ्रॉम रिलीजन, एथिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, तो वही क्या कहलाया जाएगा? वो वही लॉ कहलाया जाएगा प्योर लॉ। द कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ वाज एक्सपाउंडेड बाय व्हिच जूरिस्ट? ऑस्टिन, एलरिच, पाउंड या हॉलैंड। जो कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ है हमने प्रीवियस डिस्कशन में बात की है। लिविंग लॉ कंसेप्ट किसने दिया है?
एलरिच। अब लिविंग लॉ की अगर मैं बात करूँ तो लिविंग लॉ क्या होता है? लिविंग लॉ वो होता है जो समय के साथ में चेंज होता रहता है। समय के साथ में चेंज होगा तो कैसे होगा? जब आप सोसाइटी के बारे में कंटिन्यूसली आप उसको लर्न करेंगे कि सोसाइटी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप उन छोटे छोटे नुआंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ ये चीजें चेंज आ रही है, और आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो चीजें चेंज आ रही है तो हमको लॉ के अंदर भी चीजें चेंज करने की जरूरत है। तो लॉ क्या होता है? लिविंग लॉ सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चेंज होता जाता है। The concept of rule of law in India and England and due process in US are essentially based on which of the following? The rule of law in India and England and due process in USA are essentially based on which of the following? Positive law philosophy, realist approach, natural law philosophy, social solidarity. सबसे पुराना लॉ कौन सा है यहाँ पे? सबसे पुराना लॉ है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ से सारी चीजें एक तरह से मैं बताऊं तो डिराइव हुई है। रूल ऑफ लॉ के बारे में आप जानते हैं? रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? रूल ऑफ लॉ दिया था एवी डाइसी ने, जो कि इंग्लैंड से है। रूल ऑफ लॉ में तीन चीजें थी। एक फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा रूल ऑफ लॉ में? नो मैन इज अबव द गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट क्या था? एवरीवन इज इक्वल बिफोर द स्टेट। थर्ड क्या था? कि लॉ इज डिराइव फ्रॉम द कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जो कोर्ट्स है जो भी जजमेंट देते हैं वही जो लॉ हो जाता है। लेकिन अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो हमारे यहाँ पे थर्ड जो है पॉइंट वो नहीं आप होता है। हमारे यहाँ पे जो है जजेस नहीं बनाते लॉ। हमारे यहाँ पे जो सारे लॉ जो होते हैं वो किससे डिराइव होते हैं, किससे वैलिडेट होते हैं और किससे गवर्न होते हैं? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का ग्रैंड नॉर्म है। वहीं अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं जहाँ कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वहां पे जो भी लॉज जो होते हैं, अगर पहले के टाइम पे बात करूं तो वो लॉ जो है जो भी क्रिएट होते हैं उनमें बोला जाता है कि वो कोर्ट द्वारा बनाए जाते हैं। अब आते हैं ड्यू प्रोसेस इन लॉ के बारे में। तो ड्यू प्रोसेस हम लोगों को पता है कि ड्यू प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। इसको मैं आगे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा रेफरेंस बता देता हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम ना इनकॉर्पोरेट हुआ था। यूजुअली जब फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, जब हमारे फ्रेमर्स ने क्या कंसेप्ट को इंक्लूड किया था वो था प्रोटेक्शन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब चलो ये सब चीजें जो है इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा रूल ऑफ लॉ जो है और जो ड्यू प्रोसेस है वो किससे लाया है? नेचुरल लॉ थ्योरी, ऑर्डियल ट्रम पार्टम, नेचुरल जस्टिस, ये सारी की सारी जो चीजें वो सब नेचुरल लॉ से डिराइव होती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट whose theory of law has earned the name of natural law with a variable content? अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको सबको पता आंसर क्या है इसका? स्टैमलर। Whom among the following is not the follow natural law theory? इनमें से कौन है जो नेचुरल लॉ की थ्योरी को फॉलो नहीं करता है? चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं, सिसरो, हार्ट, हुकर और एरिस्टोटल। हम लोगों को पता है, मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशन में बताया था। कौन? अरिस्टोटल के बारे में बताया था मैंने, सिसरो के बारे में बताया था मैंने। ये दोनों जो है कौन से ईरा से? एंशिएंट ईरा से। ये कौन है? ये रोमन है और ये कौन है? ग्रीक है। अब हुकर के बारे में हम नहीं जानते, क्या हम हार्ट के बारे में जानते हैं? हाँ, हम हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट कौन से स्कूल से बिलोंग करता है? हार्ट बिलोंग करता है एनालिटिकल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल से। हुकर के बारे में हम नहीं जानते तो भी हमको मतलब नहीं, क्योंकि हम हार्ट के बारे में जानते हैं जो कि नेचुरल लॉ थ्योरी से रिलेटेड नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट वाज हॉस्टाइल टू द नेचुरल लॉ स्कूल? कौन सा जो जूरिस्ट है वो हॉस्टाइल है नेचुरल लॉ स्कूल के लिए? पिछले डिस्कशन में मैंने बताया था कि बेंथम ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत हॉस्टाइल था, ब्रूटल था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बेंथम। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट दिया था बेंथम ने, तो मेरी पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो कि यूजुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार आया है। नाउ नेचुरल लॉ इज नॉट कंसीडर्ड एज एब्सोल्यूट बट एज ए रिलेटिव। इट इज नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। वेरिएबल कंटेंट आ गया, हमको कीवर्ड ध्यान रखना, कीवर्ड से हम लोग अपने आंसर पे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्टैंडर्ड। That a legal system arises from the combination of primary and secondary rules। ये क्वेश्चन भी सेम आ गया, हमको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की बात कौन करता है? बात करता है यहाँ पे हार्ट। अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी रूल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे प्राइमरी रूल्स उनको कहा गया है those rules which imposes duty on individuals। और अगर मैं प्राइमरी रूल्स की बात करूं तो प्राइमरी रूल किनको कहा गया है? सॉरी, सेकेंडरी रूल की बात अगर मैं करूं तो सेकेंडरी रूल किनको कहा गया है? रूल्स विच कॉम्प्लीमेंट
और एंसिलरी टू, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, एंसिलरी टू प्राइमरी रूल्स। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्राइमरी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो इंडिविजुअल को इन्फोर्स करते हैं, इंडिविजुअल को पे इम्पोज करते हैं वो ड्यूटीज निभाने के लिए जो कि प्राइमरी रूल्स में बताई गई है। जैसे आईपीसी प्राइमरी रूल है कैसे कि अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको पनिशमेंट दे रखी है कि आपको ये क्राइम नहीं करना, अगर आप ये क्राइम करेंगे तो आपके ऊपर पनिशमेंट जो है लगाई जाएगी। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एग्जांपल है कि कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि आपको किसी भी तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है, दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको ब्रीच नहीं करना है। अगर आप ब्रीच करते हैं तो आप लोगों पे, जो भी पार्टी ब्रीच करेगी उस पार्टी के ऊपर क्या होगा, जो है फाइन लगाया जाएगा। वहीं अगर मैं सेकंड रूल की बात करूं तो सेकेंडरी रूल क्या करता है कि वो बताता है कि कौन सा रूल प्राइमरी है, कौन सा रूल प्राइमरी नहीं है। तो सेकेंडरी रूल जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा रूल प्राइमरी है, वो एडजुडिकेट करता है कि अगर कोई भी इशू आ जाता है किसी भी रूल के रिगार्डिंग कि वो प्राइमरी है नहीं, तो कोर्ट उसका आंसर देता है, वो किसके अंडर देता है, वो सेकंड रूल के अंडर देता है। That a legal system arises from the combination of primary and secondary rules was enunciated by Hart. Consider the following four types of legal doctrines: bogus, imperative theory of law, social engineering और social solidarity. Identify the correct order in the terms of time in which they appeared. अब ये क्वेश्चन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोगों को नहीं पता कि कौन से जूरिस्ट जो है कौन से पीरियड के अंदर ये थ्योरीज दी गई थी। अगर एक जनरल मैं बात मानूं कि आप लोगों को नहीं पता कि कौन से थ्योरी कौन से टाइम पे आई थी, लेकिन एक फिर भी बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग है तो अपन इसका आंसर आ सकते हैं कि हमको पता है कि नेचुरल लॉ सबसे पहले आया था, हाँ, फिर कौन सा आया एनालिटिकल स्कूल, उसके बाद कौन सा हिस्टोरिकल स्कूल, उसके बाद कौन सा फिलोसॉफिकल स्कूल जो था वो पूरे ड्यूरेशन में चल रहा था, जहाँ पे एनालिटिकल स्कूल के टाइम पे भी फिलोसॉफिकल था, हिस्टोरिकल के टाइम पे भी था, सोशियोलॉजिकल के स्कूल के भी था। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कौन सा आया था, एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल के बाद कौन सा आया था, सबसे पहले कौन सा आया था, नेचुरल स्कूल। उसके बाद कौन सा आया था, एनालिटिकल या स्कूल, फिर हिस्टोरिकल स्कूल, फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिर रियलिस्ट स्कूल। तो ये जो है हमारी एक जनरल वो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, बट अगर हम मोटा मोटी देखें तो ये है। अब इंपेरेटिव क्या इसमें कोई भी ऐसी थ्योरी जो कि नेचुरल लोगों पे के जूरिस्ट ने बताइए, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक वोगिस इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल सॉलिडेरिटी। अब एक चीज बताता हूँ, वोगिस किसने दी थी, वोगिस दिया था सेवेंगी ने। इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर बेंथम और ऑस्टिन दोनों आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग किसने दी थी, रॉस्कोपॉम, और सोशल सॉलिडेरिटी किसने दी थी, ड्यूगेट। अब बताइए मेरे को, इंपेरेटिव थ्योरी जो है यहाँ पे 2, वोगिस जो आ गया 1, सोशल इंजीनियरिंग कहाँ पे आ गया, सोशल सॉलिडेरिटी कहाँ पे आ गया, वो लगभग आ गया यहाँ पे आपके 3 और 4। ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि जो 2 है वो सबसे पहले, 2 यहाँ सबसे पहले, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 1 आ गया, वोगिस आ गया। अब सोशल इंजीनियरिंग और सोशल सॉलिडेरिटी की बात है तो 2 1 4 3 या फिर 2 1 3 4, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सोशल सॉलिडेरिटी जो है ना, ये पहले आई थी, सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे बाद में आया था। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन आप जो मैंने आपको मेथड बताया इस हिसाब से आप क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर निकल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ड्यूगेट, द डिवीजन ऑफ लेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सोशल कोहेजन। He named it as theory of social solidarity, Vogis, social engineering या social contract. Social contract की थ्योरी किसने दी थी, होप्स। सोशल इंजीनियरिंग, रॉस्कोपॉन, वोगिस, सेवेनी, और आंसर क्या है, सोशल सॉलिडेरिटी। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए, देखिए। सोशल सॉलिडेरिटी का मीनिंग क्या होता है, सोशल सॉलिडेरिटी का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ लेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सोशल कोहेजन। कि आप लोगों को जब कोई भी वर्क होता है तो उसको आप डिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो एक दूसरे के साथ में ही बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम बार्टर सिस्टम की हम बात करते हैं तो अगर बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि मेरे को अगर पेन की जरूरत है और सामने वाले को अनाज की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको अनाज दूंगा और वो मेरे से पेन ले लेगा। सॉरी, मैंने गलत एग्जांपल दी थी। सब सामने वाले को अनाज की जरूरत है, मुझे पेन की जरूरत है, तो मैं सामने वाले से पेन ले लूंगा और उसको अनाज दे दूंगा। उसी तरीके से जो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है कि एक बंदा जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो ये वर्क करेगा, दूसरा इंडिविजुअल ये वर्क करेगा, तो हमारे जो समन्वय हो जाएगा उससे जो हमारी जो सोसाइटी है वो तरीके से फंक्शन कर पाएगी। अब यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये कि सोशल सॉलिडेरिटी की डेफिनेशन क्या, डिवीजन ऑफ लेबर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ सोशल कोहेजन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ड्यूगेट ने कौन सी थ्योरी दी, सोशल सॉलिडेरिटी। तो हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, which one out of the following statement is not correct with the reference to Sevigny's theory of Vogis. Law cannot be universal or general in character. Law is found and not made. Law grows with the growth and strengthens with the strength of people. Law is an instrument of social change and social reform. हम चारों स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि which one out of the following statement is not correct.
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, किसके रिगार्डिंग, सेवेग्नी की जो थ्योरी है वो किसके रिगार्डिंग। अब लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल और जनरल इन कैरेक्टर, ये स्टेटमेंट हमको पता है, नहीं पता। लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड, हाँ ये स्टेटमेंट हमको पता है, हमने हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ा था कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड, मेड कहाँ पे आता है, एनालिटिकल में, फाउंड कहाँ आता है, हिस्टोरिकल में। लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, क्या हमने प्रीवियस डिस्कशन में इसके बारे में बात की थी, हाँ इसके बारे में हमने बात की थी। तो स्टेटमेंट सी तो हमको पता है सही है, स्टेटमेंट बी भी पता है हमको सही है। अब मैं स्टेटमेंट सी से क्या ए पे आ सकता हूँ, लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन विद द स्ट्रेंथन ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव वे में है कि आज अगर आज जो सिचुएशन है किसी इंडिविजुअल की और कल अगर उसमें ग्रोथ होती है तो क्या उस सोसाइटी की भी ग्रोथ होगी, हाँ बिल्कुल होगी। तो क्या जो हमारा पोजीशन है, जो हमारी जो सोसाइटी क्या वो स्टैटिक नहीं, वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब क्या है कि वो सेम नहीं है, वो कंटिन्यू चेंज हो रही है। स्टेटमेंट बन के कह रहा है लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल और जनरल इन कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है कि कोई भी लॉ जो है यूनिवर्सल या जनरल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लॉ, कोई भी लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं है, एक बार जो लॉ बना दिया गया वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है। तो इसने क्या बोला कि लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लॉ यूनिवर्सल नहीं है, लॉ जो है कंटिन्यू चेंज होते जा रहा है, सो इंडिविजुअल के थ्रू, पर्सन के थ्रू। तो ए स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट सही है। अब एक पूछेगा कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा होगा, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल रिफॉर्म। Who amongst the following propounded the theory of social solidarity? आयरिंग, पाउंड, ड्यूगेट या हार्ट, किसने दी थी, हमको पता है, बहुत ज्यादा ही ये रिपीट में आ गया क्वेश्चन, आई एम सॉरी उसके लिए। Which of the following jurists has termed the sociological school as meta juristic, किसने बात बोली थी ये, कैल्सन ने। थ्योरी ऑफ सेविग्नी वाज बेस्ड ऑन ग्रीक लॉ, कॉमन लॉ, स्पेनिश लॉ, रोमन लॉ। अगर आप में से किसी को अगर सेविग्नी की बुक्स के बारे में पता है कि सेविग्नी ने एक बुक लिखी थी, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। अब रोमन आ गया यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, रोमन। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इमर्ज एज ए रिएक्शन ऑफ फैक्ट अगेंस्ट, अभी मैंने आपको बताया था, नेचुरल लॉ, एनालिटिकल, फिर हिस्टोरिक, फिर सोशियोलॉजिकल। तो हिस्टोरिकल किसके ऊपर आया था रिएक्शन में, पॉजिटिविज्म के। मैच द फॉलोइंग, बेंथम, क्या बेंथम के बारे में हमने लास्ट डिस्कशन में पढ़ा था, कौन सी बुक थी बेंथम की, लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ऑस्टिन की कौन सी थी, प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। ये दोनों बुक्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे समझाया है। कैल्सन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, हार्ट, कंसेप्ट ऑफ लॉ। बहुत क्वेश्चन इजी है, मैं नहीं समझता कि इसका अपन को आंसर भी करने की जरूरत है। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ लिखा हुआ है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या है, इसका नाम है एल्ड्रिच। मैं आपको इसी के अंदर आपको सब याद करा के छोड़ूंगा, आपको बस मेरी वीडियोस देखनी है, बाकी मैं आपकी टिप्स पे करवा दूंगा जुरिस्प्रूडेंस। एक बार आप बस ये सारी वीडियोस देख लीजिए एक बार, और दूसरी बार अगर आपने देख ली तो आप कंफर्म सारी चीजों का आप अपने टिप्स पे कर लेंगे। तो बेंथम, लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ए का क्या है 3, ठीक है, बी का 4, सी का क्या है 2 और डी का 1, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। क्रिटिसाइजिंग सेवेग्नीज थ्योरी, हु सेड दैट सेवेग्नीज एनकरेज ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म। अब आप देखिए कि क्या कोई बहुत कम ऐसा देखा गया है कि एक ही स्कूल के दो जुरिस्ट एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि दो अलग अलग स्कूल के जो जुरिस्ट है वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, ये हम सभी को पता है। और आप जनरल नेचर में भी इसको मान सकते हैं कि कौन किसको क्रिटिसाइज करता है। हम हमारी गलतियों को तो हम कभी देखते नहीं है, हम दूसरों की गलतियां ही देखते हैं। फिर चाहे अगर मैं वर्टिकल बात करूं या मैं हॉरिजॉन्टल बात करूं, आप बहुत समझदार है कि वर्टिकली अगर मैं बात करूं तो नीचे, मध्यम, उससे ऊपर क्या होता है। समान तरीके से मैं बात करूं तो 1 2 3 एंड 4 क्या होता है। चलो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, जब हम डिस्कशन करेंगे लॉ पे, जब हम डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तब हम बहुत डिटेल में इन पे डिस्कशन करेंगे, तब मैं अपनी सारी नॉलेज आपके सामने जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्योंकि ये भी एमसीक्यू सीरीज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यू के लिए मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है। मैं 15 to 30 मिनट्स की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप 10 मिनट के अंदर फास्ट फॉरवर्ड करके अगर इसको देखेंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप गो थ्रू भी कर लेंगे। क्रिटिसाइजिंग सेवेग्नीज थ्योरी, हु सेड दैट सेवेग्नीज एनकरेजिंग ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म। क्या मॉन्टेस्क्यू बोल सकता है? ये एक चीज आप देखो, सेवेग्नी पहले आया था, मॉन्टेस्क्यू पहले आया था, मॉन्टेस्क्यू पहले आया था। एक तो चीज ये है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है ना कि कौन कब आया था, उससे भी आप बता सकते हो कि मॉन्टेस्क्यू अगर पहले आया तो सेवेग्नी को क्रिटिसाइज कैसे करेगा। माइने और सेवेग्नी के एक स्कूल के है नहीं है हिस्टोरिकल स्कूल, तो चांसेस कम है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का। होता है क्रिटिसिज्म होता है, मैं बताऊंगा, पर इसमें नहीं है।
एलन और पाउंड की मैं अगर बात करूं, एलन के बारे में हमको कुछ नहीं पता, पाउंड के बारे में आपको पता है? हाँ पता है बिल्कुल, सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो सेरेगनी कौन से स्कूल था? हिस्टोरिकल स्कूल। उसके बाद कौन से? सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो होता क्या है, जो बाद में आता है वो क्रिटिसाइज करता है पहले को। जैसे मोदी जी किसको क्रिटिसाइज करते हैं? नेहरू जी को। लेकिन नेहरू जी किसको क्रिटिसाइज करते हैं? अंग्रेजों को। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज अभी हो रही है ना आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, आप अपने डिसीजंस को भी क्रिटिसाइज करते हो कि मैंने तब क्यों वो चीज नहीं कर ली थी, या मैं वो चीज कर लेता उस वक्त। तो यहाँ पे भी वही चीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पाउंड हो जाएगा। मेन पायनियर ऑफ द सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसका एक ही आंसर है, वो है मॉन्टेस्क्यू या हेनरी माइन ने लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे अगर पूछे कि इसका आंसर क्या है तो आपको हेनरी माइन ही करना है, लेकिन कई जगह मॉन्टेस्क्यू भी इसका आंसर दे रखा है। तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बहुत बोलूँ थोड़ा सा एम्बिगुअस ये क्वेश्चन है। मैज फॉलोइंग इंटरेस्ट थ्योरी, डिक्लेरेटरी थ्योरी, सोशल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। 4 थ्योरीज हमको यहाँ दे रखी है और 4 हमको यहाँ पे चैप्टरों के नेम दे रखे। लीगल राइट का चैप्टर, प्रेसिडेंट का चैप्टर, ड्यूकेट चैप्टर नहीं है, ड्यूकेट जूरिस्ट है, और हर्बर्ट स्पेंसर भी यहाँ पे जूरिस्ट है। अब देखिए, इंटरेस्ट थ्योरी के बारे में हमको पता है? नहीं, हमको इंटरेस्ट थ्योरी के बारे में नहीं पता। डिक्लेरेटरी थ्योरी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की थी, किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। किसने दी थी? ये ब्लैकस्टोन ने दी थी। सोशल सॉलिडरिटी पता है, ड्यूकेट आंसर है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस हमको नहीं पता। चलो अब यहीं से हम कोशिश करते हैं कि क्या कितना पता कितना नहीं पता। सोशल सॉलिडरिटी का सी का 2 है, C2 कहाँ दिख रहा है? C का 2 है, ठीक है। C3, C1, D, C4, यहाँ पे तो एक में पता चल गया। C का क्या है हमारे यहाँ पे? 2। डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या है? 3। B का 3 है, जहाँ C का 2 है, B का 3 है, और A का 4 और D का 1, A का 4। इंटरेस्ट थ्योरी कहाँ से है? वो है इंटरेस्ट थ्योरी जो है किसमें है? ये लीगल राइट के अंदर डिफाइन है। नंबर ऑफ थ्योरीज डिफाइन है, इंटरेस्ट थ्योरी और विल थ्योरी। ये दोनों थ्योरी जो है हम लीगल राइट में पढ़ेंगे। भाई ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी किसने बोली, किसके द्वारा ये बताई गई है? हर्बर्ट स्पेंसर। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। रॉस्को कॉर्न प्रोपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग व्हिच मींस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये बेंथम के द्वारा कहा गया था। बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, ये ही इसका आंसर है, हमको पता है क्योंकि हमने सबसे हम 5 to 6 टाइम्स इसको देख लिया है। चेंजेस इन द कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट, हमको नहीं पता। दैट लॉ हैज इट्स सोर्स इन द जनरल कॉन्सिस्टेंस, ये किसने बोला था? ये वोगिस्ट कॉन सेवेग्नी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा आंसर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट बट द हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन, ये मैंने स्टेटमेंट पहले भी डिस्कस किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका आंसर आ जाएगा रूसो, the legal philosopher who is generally considered as the founder of historical school of jurisprudence was Friedrich von Savigny, Meine, Immanuel Kant या Hegel। The legal philosopher who is generally considered as the founder of historical school, जो फाउंडर कहलाया जाता है, तो कौन है इसमें आ जाएगा? यहाँ पे सेविग्नी। पायोनियर इज डिफरेंट और फाउंडर इज डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। पायोनियर कौन था एनालिटिकल स्कूल का? बेंथम। लेकिन जो ज्यादा फाउंडर कौन था? बेंथम एनालिटिकल स्कूल का। लेकिन पायोनियर किसको कहा जाता है? ऑस्टिन को कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? फ्रेडरिक वॉन सेविग्नी। Which of the following jurists is not related to historical school of jurisprudence? कौन सा यहाँ पे जो jurist है वो historical school of jurisprudence से relate नहीं खाता है? एल्बर्ट सेविग्नी, सर हेनरी माइने, हीगल। हीगल के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हेनरी माइने के बारे में जानते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल का है, कई बार बताया है। सेविग्नी भी हिस्टोरिकल स्कूल का है। एलरिच में मैंने बताया था लिविंग लॉ, लिविंग लॉ किसकी बात करता है? सोशियोलॉजिकल की, सोशल सोसाइटी की बात करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। तो इसका मतलब क्या होगा? जो हीगल है वो है कौन से स्कूल का? वो हिस्टोरिकल स्कूल का, ये आप याद कर लीजिए। Frederick Carl von Savigny has observed that custom precedes legislation. Legislation must come from customary practices. Customs is not important than legislation. Custom is superior to legislation. इन चारों स्टेटमेंट को समझेंगे, इतना अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? उससे पहले एक चीज पे जाना चाहेंगे। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी कौन से स्कूल से? जल्दी बताइए। हिस्टोरिकल स्कूल हमको पता है। हिस्टोरिकल स्कूल की अगर हम बात करते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल किसमें विश्वास करता है? कस्टम में विश्वास करता है। कस्टम को प्रेफरेंस देता है, किसके ऊपर देता है? लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट के ऊपर। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन का मतलब है कस्टम पहले आता है, लेजिस्लेशन बाद में आता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लेजिस्लेशन मस्ट कंफर्म कस्टमरी प्रैक्टिस, ये स्टेटमेंट सही है क्या? लेजिस्लेशन मस्ट कंफर्म, बिल्कुल सही है। लेजिस्लेशन को कंफर्म करना पड़ेगा कस्टमरी प्रैक्टिस को, क्योंकि कस्टमरी प्रैक्टिस की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कस्टम इज नॉट इंपॉर्टेंट देन लेजिस्लेशन है, जब हमको पता है कि कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन, कस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेजिस्लेशन, तो हमारा स्टेटमेंट ये गलत हो गया। कस्टम इज सुपीरियर टू लेजिस्लेशन, क्योंकि ये इसी का एक तरह से देखा जाए तो एक डिफरेंट वर्जन ऑफ स्टेटमेंट, और सेम वर्जन तो डिफरेंट तरीके से कहा गया लेकिन है सेम मीनिंग। तो 1, 2 और 4 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। Which one among the following schools of jurisprudence laid emphasis on the question how did law come to be? कैसे लॉ आया? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने बहुत बार बता रहा है कि लॉ कैसे इवॉल्व होके आ रहा है, वो कौन बताता है? वो बताता है हिस्टोरिकल स्कूल।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप पिछले सारी वीडियो को देख लीजिए जो कि मैंने जूरिस्प्रूडेंस पे बताई। मैं एटलीस्ट 150 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ। उस पर अप्रॉक्स 120 क्वेश्चन जो है सारे अलग अलग है, सारे स्टेटमेंट बेस्ड है, कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड है। आने वाले टाइम में जो 20th ऑफ जैन है वहाँ तब से मैं एक JLO एंड यूजीसी नेट की जो क्लास स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग राघव ब्रीफ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरी वीडियो की रीच अच्छी बन सके और मैं आपको और ज़्यादा सपोर्टिव तरीके से समझा सकूं और आपको क्वेश्चंस और आंसर को याद करवा सकूं। क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि मैं हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं जिन लोगों को भी किसी भी तरह की कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल जो इशू की वजह से वो नहीं करना चाहते पैसा खर्च, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब मटेरियल इतना ज़्यादा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि आपको ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअल में किसी गाइडेंस की। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है अगर आप एवरेज है या फिर अगर आप थोड़े भी अबव एवरेज है तो आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं फ्री लेक्चर क्यों ला रहा हूँ, एक तो मेरे लिए भी ला रहा हूँ, बहुत स्वाभाविक सी बात है, सबको पता है कि लोग यूट्यूब पे क्यों आते हैं। दूसरा मैं आप लोगों के लिए भी ला रहा हूँ क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था वो बहुत महंगा कॉलेज था और आज भी मुझे गुस्सा आता है उस चीज़ पे कि मैंने इतना पैसा वहाँ पे क्यों लगाया। अगर आप लोग अब किसी भी जूनियर को एडवाइस दो तो प्लीज़ ये एडवाइस देना कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो जबरदस्ती लोन लेके बड़े लॉ कॉलेज में ना पढ़ाए। उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि आप अपने स्टेट के किसी भी कैपिटल में जाके आप कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए जहाँ पे रेगुलर आपको जाने की जरूरत नहीं है। और आप क्या करिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए फर्स्ट ईयर से ही, या तो आप अपने खुद की सिटी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप उसके पर्टिकुलर, जैसे मैं जयपुर में हूँ तो मैं किसी को जो भी राजस्थान का स्टूडेंट है उसको मैं ये बोलूँगा कि आप जयपुर के अंदर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, आप रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या किए, आप किसी भी वकील के अंडर जो है आप भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो आप 5 साल में पूरा काम सीख जाएंगे, उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, आपके पास एक स्किल आ जाएगी। क्योंकि जो गलतियां मैंने करी मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां भी मेरे जूनियर्स करें। और धीरे धीरे मैं इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं एक काउंसलिंग देना चाह रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनके पास गाइडेंस नहीं है लॉ से रिलेटेड। क्योंकि लोग लॉ में तो आ जाते हैं इजीली, लेकिन होता क्या है कि जब लॉ में वो घुस जाते हैं तो कॉलेज की चकाचौंध और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो किस ऑब्जेक्टिव की वजह से जो है कॉलेज को ज्वाइन किया था। और उसी ऑब्जेक्टिव को भूलने के बाद वो ये सोचते कि हम जुडिशरी करेंगे, वो कुल मिला के जुडिशरी करेंगे, हम लोग यूपीएससी करेंगे, हम ये एग्जाम देंगे, हम वो एग्जाम देंगे, और उसको पूरे 5 साल को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। तो मेरा यही है कि जाते साथ आप राघव ब्रीफ्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपनी एक जो फिलॉसफी है उसको सब लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं एक फ्री एजुकेशन जो है वो अच्छे तरीके से पूरे इंडिया में फैला सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी, आरपीएससी, लॉ, ऐसे ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको पढ़ाना चाहिए। यूपीएससी का कोर्स 12th में अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसके कुछ सोसाइटी हुआ, लॉ हुआ, ये 12th में भी पढ़ाना चाहिए हमको लोगों को। इनफैक्ट अगर लॉ पढ़ रहे हो तो आप सोसाइटी के रिगार्डिंग आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो अब ज़्यादा मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी उसके लिए, बट आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद। कमेंट जरूर कर देना प्लीज़। थैंक यू, बाय।